नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस जो 4 जून को आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, फिर 3 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और फिर 5 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग तीनों टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार है बच्चों। अब आपके मन में यहाँ पे सवाल उठ रहे होंगे कि सर जैक के द्वारा सिलेबस तो जारी नहीं किया गया है, आपको सिलेबस कहां से मिला? तो देखिए बच्चों, टर्म 1 का आपका एग्जाम हो चुका है, तो टर्म 1 में जो जो चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोगों ने मान लिया टर्म 1 का सिलेबस, और जो जो चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया था उसको हम लोगों ने मान लिया टर्म 2 का सिलेबस। इसी प्रकार से क्लास 12 में हुआ था बच्चों। भले ही क्लास 12 में आपका एक ही दिन एग्जाम हुआ था, टर्म 1 में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था जो जो चैप्टर से, उसे टर्म 2 के में उस चैप्टर से क्वेश्चन को नहीं पूछा गया था। मतलब इसी प्रकार से आप सभी का क्लास 11 में भी आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो जो जो चैप्टर से टर्म 1 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वही आपका टर्म 2 का सिलेबस है। तो देखिए बच्चों, वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है अधिकार किसे कहते हैं? तो देखिए, अधिकार लोगों का ऐसा आग्रह या दावा है जिसे समाज या समुदाय या राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। मतलब ऐसे दावा या तो ऐसे आग्रह जिस पर समाज की मान्यता प्राप्त हो या तो राज्य की मान्यता प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? अधिकार कहेंगे। एक एग्जाम्पल से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं बच्चों, जिसे हम लोग समझ सकते हैं भारत में सभी धर्मों का मानने का अधिकार है बच्चों। तो ये अधिकार कौन दे रहा है? आपको सरकार दे रहा है। ठीक है, इससे भी कुछ देश हैं जहां पे सभी धर्मों को नहीं मानने दिया जाता है। ठीक है, वहां पे जो देश का एक धर्म है उसी को आपको मानना पड़ेगा। तो जो ये अधिकार आप कहते हैं कि हमें यहाँ पे सभी अलग अलग धर्म मानने का अधिकार है, तो ये मान्यता प्राप्त कौन दे रहा है? ये सरकार दे रहा है, यानी कि राज्य दे रहा है। दूसरे एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है, आप ये पेड़ आपका है, आप बोल रहे हैं कि इस पेड़ पर मुझे काटने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे सरकार क्या कर रहा है? यह मान्यता आपको नहीं दे रहा है। ये सरकार का मानना है आप पेड़ नहीं काट सकते, तो आप पेड़ नहीं काट सकते बच्चों, इस पेड़ पर आपका अधिकार नहीं है, भले इस पेड़ को आपने लगाया है। क्लियर है बच्चों? पेड़ को आप लोग यहाँ पे नहीं काट सकते। तो ऐसे दावा तो ऐसे आग्रह जिस पर क्या हो? सरकार का क्या हो बच्चों? मान्यता प्राप्त हो, समाज का मान्यता प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? अधिकार कहेंगे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक अधिकार का क्या अर्थ है? तो देखिए बच्चों, मनुष्य को जन्म से अधिकार मिल जाते हैं, अर्थात उन्हें प्राकृतिक प्रदान करती है, जैसे जीवन का अधिकार जिसका प्रतिबंधन या उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जैसे बच्चों आपको प्रकृति के द्वारा जीवन मिला है, ठीक है, कोई आपको जीवन तो नहीं दे सकता है, तो इस पर ना ही कोई प्रतिबंध लगा सकता है, ना ही उन्मूलन क्या कर सकता है। इसका उन्मूलन का मतलब हुआ समाप्त। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है बताएं। तो देखिए बच्चों, कुछ अधिकार अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, जिन्हें इस संविधान में लिख दिया जाता है तथा जिनकी सुरक्षा के लिए क्या होता है? न्यायालय विशेष आदेश जारी कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने मौलिक अधिकार है, क्योंकि आपने 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, और तो 9 या तो 10 में भी पढ़ा होगा बच्चों। तो कितने मौलिक अधिकार है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे अधिकार जो हमें सरकार के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे क्या कहते हैं बच्चों? जो संविधान में लिख दिया गया है उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। कितने मौलिक अधिकार है? कमेंट करके बताइएगा। पहले आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसे कब हटाएगा वो भी आप कमेंट करके बताइए। संपत्ति का अधिकार क्या है? अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है नैतिक व वैधानिक अधिकार में क्या अंतर है? तो देखिए बच्चों, नैतिक अधिकार समाज की मान्यता पर आधारित होता है, अतः इसका पालन लोगों के सद्भाव पर निर्भर करता है, यानी कि उसके स्वभाव पर निर्भर करता है बच्चों। जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? जो धर्म कर्म वाला हो गया, बोलते यहाँ पे क्या है, जिसे कह सकते हैं नैतिक अधिकार हो गया आपका पूजा करना। ठीक है, ये आपके स्वभाव पर निर्भर करता है, इसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसे क्या कहेंगे? नैतिक अधिकार कहते हैं। ये मान्यताओं पर आधारित होता है। और जो आपका वैधानिक अधिकार है बच्चों, वो राज्य की मान्यताओं से लेस होने के कारण वैधानिक अधिकार बाध्यकारी
होते हैं बच्चों। क्लियर है? वैधानिक अधिकार किसको कहते हैं? जो आपका कानून हो गया उसे क्या कहते हैं? वैधानिक अधिकार कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है बच्चों? ये आप पर निर्भर करता है, आप इसको माने चाहे ना माने नैतिक अधिकार को। और जो वैधानिक अधिकार होता है बच्चों, ये आपको मानना ही पड़ेगा। यह राज्य की जो होती है मान्यताओं से लेस होने के कारण क्या होती है? बाध्यकारी होता है, मानना ही मानना पड़ेगा। मतलब दोनों में सिंपल अंतर ये है कि नैतिक अधिकार आपके स्वभाव पर निर्भर करता है और वैधानिक अधिकार आप माने या ना माने, वैधानिक अधिकार आपको मानना ही पड़ेगा या राज्य के इस संवैधानिक कानूनों पर निर्भर करता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मानव के जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है। देखिए बच्चों, अधिकारों के बिना मनुष्य अपने जीवन या व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। अधिकारहीन व्यक्ति की दशा गुलाम जैसी होती है। ठीक है? जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चों, धर्म चुनने का अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आपके पास अधिकार है कि आप जो भी धर्म मानना चाहें मान सकते हैं। तो जहां पे अधिकार नहीं होते बच्चों, वो उसके जिस व्यक्ति के पास अधिकारहीन होता है, जिसके पास अधिकार नहीं होते हैं, वो उसकी दशा कैसी होती है? गुलाम की जैसा होता है। गुलाम क्या करता है? उसके पास स्वतंत्रता नहीं ना होता है, जो उसका मालिक बोलता है उसी के अनुसार करना पड़ता है। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अधिकार के किन्हीं 4 प्रकारों को लिखें। तो देखिए बच्चों, पहला प्रकार है आपका नैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और मानव अधिकार। क्लियर है? तो ये हो गया अधिकार के आपके 4 प्रकार। उसके बाद देखिए बच्चों, 7वां प्रश्न है, अभी तक जो जितना भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूं ये सारे 2 नंबर के प्रश्न है। ठीक है बच्चों? देखिए 7वां जो आपका प्रश्न है कि अधिकार की 2 परिभाषाएं दीजिए। तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग देते हैं लॉस्की के अनुसार। ठीक है? ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन से, बहुत बड़ा राजनीतिक शास्त्र के विद्वान थे। ठीक है? ग्रीन भी आपका राजनीतिक शास्त्र के विद्वान थे। यही आपका सेमेस्टर 1 में पढ़ना है बीए में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स लेंगे इसी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है? तो लॉस्की के अनुसार अधिकार क्या था? देखिए बच्चों, अधिकार सामाजिक जीवन की वे अधिक परिस्थितियां हैं जिसके ना होने से सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। मतलब आपके पास अधिकार नहीं है तो आप अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। घूमने के अधिकार आपके पास नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ठीक है? खाने पीने का अधिकार नहीं है, मतलब खाने पीने का अधिकार नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते, वे नहीं कर सकते। तो अपने व्यक्तित्व को आप क्या कर सकते हैं? विकास नहीं कर सकते। शिक्षा का अधिकार नहीं तो विकास नहीं कर सकते। ठीक है? ये लॉस्की के अनुसार हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों, ग्रीन के अनुसार, ये भी आपके बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, मतलब कर सकते हैं राजनीतिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। देखिए बच्चों, अधिकार से आशय उन शक्तियों से है जो नैतिक जीव होने के नाते मानव के कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनिवार्य होती है। मतलब वैसे शक्तियों से है अधिकार का आशय जो मानव के कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनिवार्य हो, उसे क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। ये ग्रीन के अनुसार परिभाषा था बच्चों। तो आप लोग वहां पे 2 नंबर में ये पूछा सकता है कि लॉस्की के अनुसार आप लोग परिभाषा दीजिए, ग्रीन के अनुसार अधिकार का परिभाषा दीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा, सभी का मतलब रटने वाला है, इसमें कुछ खास समझने वाला है। सेम टू सेम आपको यही लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे डैश ये बंद हो गया ना, ये डबल ऊपर क्या बोलते हैं इसको, ये अगर बंद हो गया बच्चों, ठीक है, दोनों साइड से, तो क्या कि उन्होंने जो बोला है उसी को, इसके व्याख्या में आप लोग अपने वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने वर्ड बोला है उसी को लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये रटने वाली बात हो गई। ठीक है बच्चों? इसको समझ सकते हैं आप, लेकिन लिखना है आपको यही है जो ग्रीन के अनुसार बोल दिया, तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वही आपको सेम टू सेम लिखना है। ठीक है बच्चों? क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने विशेष अधिकारों का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो लॉस्की ने, किसने? लास्की ने ही जो आपका बच्चों विशेष अधिकारों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपका किसकी मान्यता अधिकार को वैधिकारी होती है? तो राज्य की मान्यता, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैधानिक अधिकार में। ठीक है? तो राज्य की मान्यता अधिकार की वैधिकारी होती है बच्चों। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है बच्चों कि किसने स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा? तो लॉक ने, किसने कहा था बच्चों? लॉक ने स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों 3 नंबर वाले प्रश्नों की ओर। ठीक है? तो 3 नंबर वाले जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये तो हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा, 2 नंबर वाले प्रश्नों को देखा। अब हम लोग 3 नंबर वाले प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। तो देखिए 3 नंबर का पहला प्रश्न आपका कि क्या प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत को स्वीकार किया जाना चाहिए? तो देखिए बच्चों इसके उत्तर को देखिए प्राकृतिक अधिकार समाज या राज्य नहीं बल्कि प्राकृतिक की देन होता है। अभी कुछ देर हम लोगों ने पढ़ा कि प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं? जो अधिकार हमें प्राकृतिक के द्वारा प्रदान की जाती है उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि वे जन्म से मिल जाते हैं। हॉब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना, किंतु लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकारों को इस कोटि में रखा है।
होब्स ने क्या किया है बच्चों, जीवन के अधिकारों को क्या माना है, प्राकृतिक अधिकार माना है। जबकि लॉक ने, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका 2 नंबर में, किसके अनुसार जीवन के अधिकारों को, किसने जीवन के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना है, तो किसने, होब्स ने। ठीक है, तो देखिए लॉक ने क्या कहा है कि जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकार को इस कोटि में रखा जा सकता है। किस कोटि में, स्वतंत्रता, जीवन को स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकारों की कोटि में रखा जा सकता है। देखिए पुरानी अवधारणा के अनुसार ये अधिकार परम है, अर्थात उन पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। अब लोकतंत्र व समाजवाद के युग में ऐसी अवधारणा प्रासंगिक नहीं हो सकती है, क्योंकि राज्य जनहित में व्यक्ति को हर अधिकार को सीमित या प्रतिबंधित कर सकता है। मतलब एक बॉर्डर बना सकता है, किससे ज्यादा अधिकार आपको नहीं मिलेगा, तो इसको क्या कर सकता है, प्रतिबंध कर सकता है। क्लियर है बच्चों, इस प्रकार से लिखिएगा, आपको 3 नंबर नहीं कटने वाला है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूस क्या मानता है, मार्क्सवादी सिद्धांत पर चलता है कि नहीं चलता है, मतलब उसका क्या कहना, देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अधिकारों की उत्पत्ति व प्रकृति के बारे में अनेक सिद्धांत हैं। यदि वर्ग उन्हें लंबे समय से चले आ रहे हैं निर्बाध प्रयोग की देन कहा जाता है। तो मार्क्स ने उसे परिचालित आर्थिक व्यवस्था का परिणाम बताया। परिचालित आर्थिक व्यवस्था जो चले आ रहे हैं वैसे आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने ये अधिकार, उसी का परिणाम या अधिकार को माना है मार्क्स ने। ठीक है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए बच्चों, अधिकारों की व्यवस्था समाज की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। देखिए जो अधिकारों की व्यवस्था है बच्चों, वो हमारे समाज की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। देखिए मार्क्स का सीधा सीधा आप लोग यहाँ पे समझिए क्या कहना था। मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना है बच्चों कि जो आप लोग यहाँ पे समाज में देखते हैं ना, ऊंच नीच देखते हैं ना, मतलब गरीब अमीर देखते हैं ना, तो ये जो डिफरेंस पैदा हुआ है वो किसके कारण हुआ है, जो अमीर है बच्चों, उन्होंने क्या किया, संसाधनों का अधिक प्रयोग किया है, वो गरीबों के साथ क्या है, छल किया है, उन्होंने बराबर नहीं बांटा है। इस वजह से आज लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, ये उसका मानना है बच्चों। तो उसी के बारे में यहाँ पे मार्क्सवादी के सिद्धांत के अनुसार ही अधिकार के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, समाज दो विरोधी वर्गों में बांटा है। अतः सत्ताधारी वर्ग के पास सारे अधिकार हैं, ठीक है, सत्ताविहीन वर्ग के पास कोई अधिकार नहीं है। समानती समाज में भूमिपतियों के पास अधिकार थे, पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों के पास अधिकार थे। जो समानती समाज था बच्चों, उसमें क्या था, जो भूमिपति थे यानी कि जो जमींदार थे उसके पास अधिकार थे, और आज जो पूंजीवादी समाज है बच्चों, उसके पास क्या है, पूंजीपतियों के पास अधिकार है उसमें। ठीक है, शोषित वर्ग व पीड़ित वर्ग के पास अधिकार नहीं हो सकते हैं। समाजवाद के आने पर ही ये लोग वर्गहीन हो जाते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। क्लियर है बच्चों, ये था आपका मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार अधिकार के बारे में उन्होंने क्या सिद्धांत है उसके अनुसार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता न्यायपालिका व प्रेस अधिकारों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने का में क्या योगदान करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता न्यायपालिका है, वह प्रेस अधिकारों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने में क्या योगदान करते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अधिक लोगों के अधिकारों का हनन होता है तो वे न्यायपालिका में शरण ले सकते हैं। न्यायालय पीड़ित पक्ष की याचिका सुनकर उसके अधिकारों की रक्षा करने का निर्णय देता है। साथ ही स्वतंत्रता प्रेस भी अपनी भूमिका निभाती है। समाचार पत्र व पत्रिकाएं लोगों की उचित मांगों का समर्थन करते हैं। यदि न्यायपालिका व प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होगी तो जैसे फांसीवादी असाम्यवादी देशों में होता है, तो लोग अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकेंगे तथा उनका जीवन मूक व बधिर पशुओं की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो देखिए किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो कहाँ पे जाते हैं, न्यायपालिका जाते हैं, अपनी याचिका रखते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी परीक्षा में धांधली होता है तो न्यायपालिका जाते हैं कि ये यहाँ पे अधिकारों का हनन किया गया, यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक हो, तो इस प्रकार से न्यायपालिका क्या करते हैं, स्वतंत्रता में को कायम रखने में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस अधिकारों को स्वतंत्र रखने में क्या करते हैं, कायम करते हैं। और प्रेस क्या करता है, जो गलत हो रहा है उसका विरोध करता है और जो सही हो रहा है उसको क्या करता है, दिखाता है अपने टीवी में, उसका साथ देता है। इस प्रकार से अधिकारों को सुरक्षित रखता है न्यायपालिका और प्रेस। ठीक है, क्लियर है बच्चों, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रेस। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को बारे में लिखें। देखिए बच्चों, जो जब हमारा संविधान बना था उस समय आपका एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो वे कौन कौन, इनमें से किसी 2 मौलिक कर्तव्य को आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, देखिए संविधान के भाग 4 के यानी कि ये में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं।
और जो दो उनमें से दो इस प्रकार है। पहला क्या है बच्चों, नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए तथा राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का आदर आदर करना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय ध्वज का आपको इज्जत करना पड़ेगा, यहाँ वहां आप लोग नहीं फेंक सकते हैं, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय गान अगर कहीं गाया जा रहा है तो आपको खड़े हो जाना है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य बच्चों। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है कि नागरिक को हिंसा से बचाना चाहिए ताकि सार्वजनिक संपत्ति को हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आप लोग यहाँ पे सरकारी स्कूल देखते हैं, लोग क्या करते हैं, पत्थर मार मार के पूरा दीवार तोड़ देते हैं, मिट्टी मतलब वहां पे नुकसान कर देते हैं, रेलवे जला देते हैं। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य है कि हिंसा ना करें जिससे कि सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो सारी सरकार की संपत्ति है बच्चों उसका नुकसान हो। ये आपके दो मौलिक यहाँ पे कर्तव्य हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, अधिकारों में कर्तव्य निहित है, व्याख्या कीजिए। अथवा यही क्वेश्चन को आपसे घुमा करके पूछेगा कि कर्तव्य से क्या तात्पर्य है। क्लियर है, कर्तव्य का डिफिनेशन बताइए। तो अधिकारों में कर्तव्य निहित है, इसके बारे में लिखिए। दोनों प्रश्न आपका एक ही है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अधिकार व कर्तव्य सिक्के की दो परतों की तरह है। हर अधिकार के साथ उसका अनुरूपी कर्तव्य जुड़ा है। यदि व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन के अधिकार को का सम्मान करे। अतः अधिकार का प्रयोग व कर्तव्य का निष्पादन का सह अस्तित्व है बच्चों। देखिए यहाँ अधिकार व कर्तव्य क्या है, सिक्के की दो पहलू की तरह है। जिसे मान के चलते किसी को ये अधिकार है, जीवन का अधिकार है बच्चों, तो उसका ये भी उसका दायित्व बनता है कि वह दूसरे के जीवन का भी सम्मान करते, यह भी उसका कर्तव्य बनता है। इस प्रकार से क्या है बच्चों, अधिकारों में कर्तव्य निहित है। ये आपका हो गया कर्तव्य का तात्पर्य। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकों को के दो धार्मिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। नागरिकों को सरकार के द्वारा कौन से दो धार्मिक अधिकार दिए जाते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। तो देखिए, संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार की लंबी सूची दी गई है। धार्मिक अधिकारों के अंतर्गत निम्न दो अधिकार दिए जाते हैं। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म की पालन कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है कि आप हिंदू धर्म को ही मानिए, तो आप मुस्लिम धर्म को मानिए, तो आप जैन धर्म को मानिए, तो ईसाई धर्म को, आपकी जो इच्छा है वैसे धर्म को आप पालन कीजिए। उसके बाद दूसरा जो है बच्चों कि सभी लोगों को धार्मिक मामलों में प्रबंध के लिए धार्मिक व दानार्थ संस्थाएं बना सकता है। मतलब दान देने वाली संस्थाएं बना सकता है। जैसे मुस्लिम लोग क्या बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, हिंदू लोग का गुरुकुल है, ठीक है, ईसाई लोग का जो चर्च बच्चों, सिख लोगों का एक गुरुद्वारे, वहां पे सभी लोगों को दिया जाता है। तो दान देने की संस्था बना सकता है, धार्मिक संस्था बना सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। तो ये आपकी दो धार्मिक स्वतंत्रता है जो बच्चों मौलिक अधिकार के दो धार्मिक स्वतंत्रताएं, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है कि कानूनी अधिकार की परिभाषा दीजिए और इसे दो उदाहरण भी दीजिए। तो कानूनी अधिकार से आप क्या समझते हैं और इसका दो उदाहरण भी यहाँ पे देना है बच्चों। तो देखिए, कानूनी अधिकार वह है जिसे राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी अधिकार को छीनता है तो उसे दंड दिया जाता है। हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त ऐसे दो अधिकार हैं। पहला देखिए, पहला अधिकार है बच्चों, देखिए पहले समझ लिए कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार किसे कहते हैं बच्चों, जो किसी व्यक्ति को उसके राज्य के द्वारा प्राप्त होता है। अगर आप हनन करते हैं, किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को छीनते हैं, उसका हनन करते हैं, तो आपको संविधान के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा दंडित किया जाएगा, आपको उस पर सजा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन से दो कानूनी अधिकार हैं। पहला, सभी लोगों को कानून की दृष्टि से समान है तथा सभी को कानून में समान संरक्षण प्राप्त है। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, या तो आप सांसद हो, या तो आम आदमी हो, सभी को समान कानून की दृष्टि से में क्या है, समान है। उसके बाद देखिए बच्चों, लोगों को धर्म की स्वतंत्रता है, वे किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं तथा शांतिपूर्ण तरीकों से उसका प्रचार भी कर सकते हैं। बलपूर्वक या छलपूर्वक धर्मांतरण वर्जित है। मतलब बलपूर्वक आप धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं, गोली की बंदूक पर ये धर्म को मानिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान में क्या होता है, हिंदुओं को ये मुस्लिम धर्म मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारे देशों में होता है, लेकिन हमारा देश बहुत ही अच्छा है। सोचिए कितना अच्छा है, आप लोग यहाँ पे मुस्लिम धर्म को भी मान सकते हैं, कोई हिंदू धर्म को भी मान सकता है, कोई ईसाई धर्म को भी मान सकता है, कोई भी बलपूर्वक यहाँ पे आपको प्रयोग नहीं किया जाएगा कि यही धर्म को मानिए। कितना अच्छा हमारा देश है, क्या है कि नहीं, गर्व है मुझे अपने देश पर, क्या बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वोट के अधिकार, भारत में किसे वोट का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए बच्चों, भारत में वोट का अधिकार किसे किसे प्राप्त है। पहला, कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी जो आयु है बच्चों, उम्र है, वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तीसरा है बच्चों कि कोई गंभीर अपराध जिसे देशद्रोह या दोषी होने पर उसका अधिकार से वंचित किया जाता है। मतलब देशद्रोह का अधिकार उस पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका जो वोट देने का अधिकार है उसे छीना जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वोट देने का अधिकार, इन लोगों को प्राप्त है। भारत के नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समानता के अधिकार पर एक नोट लिखिए, यानी कि समानता के अधिकार के बारे में आपको लिखना है। तो समानता के अधिकार देखिए बच्चों, हमारे संविधान में तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों की विस्तृत सूची दी गई है, ठीक है। तो इसमें से अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार का पहला स्थान है। इसमें निम्न अधिकार शामिल किए गए हैं। पहला देखिए, पहला है सभी लोगों को कानून की दृष्टि में समान है तथा सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। मतलब चाहे अमीर हो या गरीब हो, प्रधानमंत्री हो अथवा आम व्यक्ति हो, सभी कानून के सामने बराबर है। दूसरा है नागरिकों में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आदि के साथ आदि के आधार पर, यहाँ पे 20 नहीं होगा, ठीक है, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्या कोई भी धर्म से है, कोई भी मूल से है, कोई भी जाति से है, कोई भी लिंग से है, चाहे स्त्री पुरुष है तो ट्रांसजेंडर, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। तीसरा है बच्चों कि लोक सेवाओं में सभी नागरिकों को अवसर समानता के सुनिश्चित की गई है, यानी कि आपका जो क्या बोलते हैं बच्चों, यानी कि आपका आरक्षण दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को वर्जित किया गया। छुआछूत संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में, ठीक है। तो इसको वर्जित किया गया है। पांचवा है आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या होता है, किसी जाति को, किसी जमींदार को जो उपाधि दिए जाते थे उसका उन्मूलन किया गया, समाप्त किया गया है, ठीक है। ये आपका समानता का अधिकार है। इस प्रकार से आपको 5 पॉइंट लिखना है, 5 नंबर का प्रश्न में आएगा, तो ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, देखिए नंबर गड़बड़ हो गया। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक नोट लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित किया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पहला स्थान है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं का संच्छेद किया गया है। उनमें से 19 में क्या है बच्चों? स्वतंत्रता, ये भाषण देने का अधिकार है। आप लोग कुछ भी भाषण दे सकते हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण नहीं। भड़काऊ भाषण दीजिएगा, लड़ाने वाला भाषण दीजिएगा नुपुर शर्मा के जैसे, तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है, आप पर केस हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए उनमें इसमें स्वतंत्रता जो अभिव्यक्ति की, यानी कि अभिव्यक्ति व भाषण की स्वतंत्रता, इसमें पहला अनुच्छेद 19 में ही है। और सभी नागरिकों को अपने भाषण लेखन व किसी अन्य तरीके से अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। वे पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को छाप सकते हैं, चलचित्र बना सकते हैं, यानी कि कार्टून बना सकते हैं, मंच फिल्म बना सकते हैं, ठीक है, मंच पर कोई नाटक दिखा सकते हैं, कविता का पाठ कर सकते हैं, या किसी अन्य तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता परम नहीं है। राज्य भारत की प्रभु समता, देश की सुरक्षा, लोक नैतिक आदि के आधार पर स्वतंत्रता व युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब लगेगा कि आप हिंसा वाला भाषण आप दे रहे हैं तो आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। अनुच्छेद 19 में भाषण की स्वतंत्रता है, ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो 14 नंबर का प्रश्न देख लीजिए बच्चों, आखिरी प्रश्न है आपका कि कानून के समक्ष समानता पर एक नोट लिखिए। तो देखिए बच्चों, सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में, ठीक है। तो देखिए इस सभी व्यक्ति को कानून की दृष्टि से समान है तथा सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। इसका अर्थ है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या पुलिस या सिपाही, या कानून के शासन के लिए अनिवार्य लक्षण है। क्लियर बच्चों? मतलब कानून के समक्ष सभी को समान है, चाहे वह पुलिस हो, प्रधानमंत्री हो या तो आम व्यक्ति, कानून के समक्ष सभी बराबर है। और यह अनुच्छेद किसमें है बच्चों? 14 में है। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करवाया बच्चों। आने वाली वीडियो में और भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करवाएंगे। यहाँ पे जो राइट्स चैप्टर आपका था, अधिकार चैप्टर था, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कोई भी अगर आपको डाउट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। क्लियर है? देखिए